लीगल प्रोसीजर क्या है चेक बाउंस में। हाय एवरीवन, लीगल जस्टिफाइड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको चेक बाउंस से रिलेटेड कोई हेल्प हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हमारे लॉयर से कंसल्ट करें। तो आज हम देखेंगे एनआई एक्ट 1881 के उस सेक्शन को जिसमें यहाँ पर एक इश्यू के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पार्टी इन्वॉल्व की, यानी कि जब एक चेक बाउंस का मामला उठता है तो वहां पर कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर 3 पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक होता है ड्रॉअर। ड्रॉअर होता है चेक देने वाला। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉई। ड्रॉई होती है बैंक। पॉइंट नंबर 3, पेई। पेई होता है जिसको पैसे देने हैं। अब ऐसे में इन तीनों पॉइंट्स को देखने के बाद हम बात करते हैं सेक्शन 138 दैट है एनआई एक्ट की। आसान भाषा में अगर हम समझे तो जिसने चेक इश्यू किया था और अगर उसका चेक बैंक ने लौटा दिया, मान लीजिए मैंने चेक इश्यू किया है, आपको मैंने पेमेंट देनी थी, मेरे खाते में इनसफिशिएंट फंड है, अब मैंने आपको चेक इश्यू किया, बैंक का यह चेक एक्सेप्ट नहीं किया और यह कहते हुए लौटा दिया कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में इनसफिशिएंट फंड है, तो ऐसे में वह एक अपराधी हो जाएगा और उसे 2 साल की सजा हो सकती है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है। चेक बाउंस के केस में कितना फायदा होगा, मान लीजिए मैंने 10 लाख का चेक इश्यू किया था तो 20 लाख तक का फाइन मुझ पर लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीजें मुझ पर इंपोर्ट की जा सकती हैं, सजा और फाइन भी। एक चीज और, यहाँ पर चेक बाउंस कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सपायर वैलिडिटी चेक, यानी चेक देने के 3 मंथ के बाद आपका चेक एक्सपायर हो जाता है और बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। पॉइंट नंबर 3, ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग की वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, सिग्नेचर मिसमैच। सिग्नेचर मिसमैच की वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, मिसमैच ऑफ अमाउंट इन डिजिट्स और वर्ड्स की वजह से भी चेक बाउंस हो सकता है। दोनों सेम होने जरूरी है। सेक्शन 138 कहां पर लगेगा? सेक्शन 138 सिर्फ उन्हीं पर लगेगा जहां पर चेक बाउंस हुआ हो ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। बाकी की जो केस है इनमें सेक्शन 138 नहीं लगता, इसमें वो प्रावधान है जिन्हें हम बाद में बात करेंगे। अब इनसफिशिएंट फंड की वजह से अगर चेक बाउंस हो जाए तो ऐसे में क्या आपका पहला कदम होना चाहिए? आपका चेक बाउंस हो गया, क्या सबसे पहले आप सीधा कोर्ट में चले जाएंगे केस करने के लिए? तो ऐसा नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना रहता है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो सबसे पहले बात तो यहाँ कि जब चेक बाउंस होता है तो जिस बैंक में चेक बाउंस हुआ है वह बैंक आपको एक मेमो इश्यू करेगी, यानी कि एक रिटन स्टेटमेंट देगी जिसमें यह लिखा होगा कि जो चेक आप लेकर आए थे यह बाउंस हो चुका है। अब यह प्रूफ की तरह आपको संभाल कर रखना होगा क्योंकि यह काम आएगा आपके आगे के केस में। दूसरी बात यह कि चेक इश्यू होने के 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस सेंड करना होगा ड्रॉअर को जिसने आपको यह चेक दिया था और 15 दिन का टाइम देते हैं मनी रिटर्न करने का। अब यह नोटिस देना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो इनसफिशिएंट फंड था इसके बारे में चेक इश्यू करने वाले को भी नहीं पता होता। अगर 15 दिन में कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिलता तो 15 डेज के बाद 16 से 30 दिन के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत। क्या मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है, मैं मजिस्ट्रेट्स के पास जाकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करूं? नहीं, यहाँ पर एनआई एक्ट के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। एनआई एक्ट के अलावा आपके पास यहाँ पर आईपीसी की धारा 420 और 406 में भी केस फाइल कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको चेक बाउंस दिया था और वह इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो गया है। सेक्शन 406 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि एक ऐसे धोखे जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा धोखा है। यहाँ पर प्रावधान है कि चेक देने वाले को 3 साल की सजा मिल सकती है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीजें उसको इम्पोज की जा सकती हैं। तो दोनों तरीके से हम चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चेक बाउंस से रिलेटेड कोई हेल्प हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हमारे लॉयर से कंसल्ट करें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे।